नमस्कार। मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। आज शनिवार का दिन है और हमारा विषय ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, क्योंकि पीसीएसजे के लिए प्रिपरेशन हम लोग सैटरडे को अपना सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। हालांकि ट्यूसडे को हम लोग एविडेंस एक्ट लेके चल रहे हैं, वो स्पेसिफिकली एपीओ और पीसीएसजे दोनों के लिए है। लेकिन यहाँ पे जो सैटरडे की क्लास है वो केवल और वो पीसीएसजे के लिए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं, कुछ चीज बिल्कुल मैं साफ कर देना चाहता हूं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैंने क्लास लेनी शुरू की है, और वो भी आपके पर्पस के लिए, आपके हित के लिए, कि वहां पे आपको जो मेरी क्लास है वो फ्री क्लास है, लाइव क्लास है। आप अपने प्रश्नों का, यहां पर तो मैं कुछ भी बोल देता हूं, आप सुन लेते हैं, लेकिन वहां पे आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्नों का जवाब आपको मिल सकता है। आप पूछेंगे, मैं उनका जवाब दे दूंगा। और वो क्लास मैंने एपीओ के बच्चों के लिए और पीसीएसजे दोनों के बच्चों के लिए कॉमन शुरू की है, आईपीसी की, क्योंकि आईपीसी एपीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जुडिशरी के लिए भी, पीसीएसजे के लिए। तो इसी के साथ में हम लोग आज का ये जो वीडियो है टीपीए का वो शुरू करते हैं। बट वहां पे जो अनअकैडमी पे मेरी क्लास है वो फ्री है, मैं बार बार बोल रहा हूं। कई बच्चे उसमें बोले सर वो पैसा, कुछ नहीं, आपको मैं लिंक भेजूंगा, लिंक से आप मुझको फॉलो कर लीजिए। मेरी क्लास वहां पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अटेंड कर सकते हैं। आपके हित के लिए इसलिए है कि आईपीसी आपका पूरा कवर हो जाएगा, एकदम नए तरीके से आपको आईपीसी पढ़ने का मौका मिलेगा। सब टीचर्स के अलग अलग तरीके होते हैं, मेरा भी अलग तरीका है। इतने दिन से आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो तरीके समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ में। लेट अस क्रैक पीसीएसजे विद अनअकैडमी। अगर आप अनअकैडमी पे पीसीएसजे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और पेड कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप मेरे कोड SLAW10 को इस्तेमाल करिए और 10% का ऑफ पाइए अपने कोर्स की फीस पर। साथ ही साथ पिनाकिल का बैच है जो रिवीजन लिंकिंग बैच है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए। आपको अगर आप यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन में का पैकेज लेते हैं तो आपको बेस्ट एजुकेटर्स के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव टेस्ट और क्विजेस भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ भी आपको मिलेगा। आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं फ्री टेस्ट सीरीज से, जो कि आपको फ्री मिलेगी। जो टेस्ट क्वेश्चन में आप, जो पेपर में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ फ्री स्पेशल क्लासेस रोज आपको मिलती रहेंगी बेस्ट एजुकेटर्स के साथ में। यहाँ पर आप मेरी क्लासेस भी, आप मुझको फॉलो कर सकते हैं और मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी एक्ट आप पढ़ना चाहें। साथ ही साथ एक्सपर्ट गाइडेंस आपकी 2022-2023 की प्रिपरेशन के लिए आपको एक्सपर्ट गाइडेंस भी, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अंडर में पढ़ने का मौका मिलेगा। इसी के साथ में 1:1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी है। कोई भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी आपके डाउट्स हैं, आप एक्सपर्ट्स के साथ में ले सकते हैं, उनसे सोल्यूशन उसका ले सकते हैं। जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव बैच भी है। साथ ही साथ प्राइसिंग प्लान आप देख सकते हैं और हैंडल्स पे आप अनअकैडमी को ज्वाइन भी कर सकते हैं, यूट्यूब और टेलीग्राम पे। लास्ट वीडियो जो हमने डाला था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का लास्ट सैटरडे को, वो मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो डाला था। अच्छा मतलब ये कि प्रॉपर्टी को कहां कहां पे डिफाइंड है। प्रॉपर्टी की पहले डेफिनेशन ली, फिर उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दी गई है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, विस्तृत नहीं है। केवल और केवल इतना कह दिया, नॉन इंक्लूसिव डेफिनेशन दे दी है। तो उसपे मैंने एक वृहद वीडियो बनाया था कि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इवन मैंने आईपीसी से ली, सीपीसी से ली, सब जगह से एक्यूमुलेट करके वो डेफिनेशन, पहले प्रॉपर्टी डिफाइन किया कि प्रॉपर्टी क्या क्या इंक्लूड करता है, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी की कहां कहां पे डेफिनेशन जनरल कॉजेज एक्ट से, सब जगह से मैंने लिया है। अब आप लोगों के इंटरेस्ट का ही वो टॉपिक था, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। लास्ट जो मेरा वीडियो है टीपीए का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जीवन भर प्रॉपर्टी के बारे में जितना भी संशय होगा सब उससे क्लियर हो जाएगा। संपत्ति के विषय में एक पूर्ण टॉपिक है, जहां जहां पे आप डेफिनेशन सोच सकते हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट से सक्सेशन, सब जगह से मैंने उस वहां पे लिया हुआ है। तो वो एक वीडियो में बहुत बड़ा मसाला है, वो बम टाइप का है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो आज जो है, जो हमारा विषय, हम लोग आगे चलते हैं। तो हमने देखा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति अंतरण में संपत्ति का परिभाषा नहीं दिया गया है, लेकिन लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में संपत्ति के बारे में पूरा देख लिया।
उसी तरीके से अंतरण के विषय में भी नहीं बताया गया, बट संपत्ति का अंतरण परिभाषित है धारा 5 में। अब देखिए, एक तो आ गया, हम लोग एप्लीकेबिलिटी पे देख लिया हम लोगों ने कि कहां कहां एप्लीकेबल होगा, हमने देख लिया। इट इज एप्लीकेबल ऑन द ट्रांसफर्स मेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि पक्षों के कृत्य के द्वारा किए गए अंतरण पर ही ये लागू होता है। एक अपवाद भी मैंने आपको बता दिया था, धारा 52 में उसका अपवाद भी दिया गया है, एक्सेप्शन। अब आज जो हमारा फोकस है वो, कई बार आपने क्वेश्चंस देखा होगा, टीपीए और मुस्लिम लॉ को लेकर के पूछा जाता है। मतलब मुस्लिम लॉ पर टीपीए लागू होता है मोहम्मदन लॉ पे या नहीं, एप्लीकेबल ऑन टीपीए और नॉट। ये प्रश्न जो है अक्सर, और इसमें बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं, हमेशा कंफ्यूजन प्राप्त करते हैं। मैंने आप लोगों से एक चीज और रिक्वेस्ट की थी, अगर आप मेरी क्लास को फुली समझना चाहते हैं, पूरा आप लाभ लेना चाहते हैं मेरी क्लास का, बिना बेयर एक्ट के मत बैठिएगा। कानून वही है जो बेयर एक्ट में है, और अगर बेयर एक्ट आपको समझ में आएगा तभी आपको कानून समझ में आएगा, वरना आप जज बन जाएंगे, कोई फायदा है नहीं। क्योंकि आपको तब बेयर एक्ट से ही कानून ब्रेक करना पड़ेगा, एक एक वर्ड को तोड़ना पड़ेगा। वही चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से आप एक एक वर्ड को ब्रेक करेंगे। तो हमेशा मेरा वीडियो जब देखिए तो साथ में आपका बेयर एक्ट और आपकी नोटबुक होनी चाहिए। नोटबुक में आप नोट करते रहिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो ये प्रश्न आप सब जगह पाएंगे, मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल ऑन टीपी और नॉट। थोड़ा ऊपर चला गया था। मुस्लिम लॉ, सॉरी, टीपीए एप्लीकेबल ऑन मुस्लिम लॉ और नॉट, क्या मोहम्मदन लॉ टीपीए पे प्रिवेल करता है, टीपीए क्या मोहम्मदन लॉ पे लागू होता है। तो यहां पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एक सेट तो उन बच्चों का है जो सीधे सीधे कह देते हैं कि टीपीए के ऊपर मोहम्मदन लॉ लागू नहीं होता है। अगर ये उनका आंसर है, ये आंसर इज रॉन्ग, गलत है वो आंसर। और दूसरे वो हैं जो इस पे कहते हैं कि नहीं, प्रिवेल करेंगी जो टीपीए के प्रोविजंस हैं, जो अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम है, वो मोहम्मदन लॉ के ऊपर लागू हो जाता है। ठीक है, आपको दोनों चीजों के अलग एक आंसर निकाल के लेकर के आना है। तो ये हम लोग आज देखेंगे नॉन एप्लीकेबिलिटी, और आप अपने टीपीए की बेयर एक्ट का सेक्शन 2 ओपन कर लीजिए कि कहां पर ये लागू होगा, कहां पर लागू नहीं होगा। तो हेडिंग आप डाल सकते हैं नॉन एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन लगातार प्री में पूछा जाता है, अक्सर आप उठा के देख लेंगे, आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस नोट किए होंगे। टीपीए में प्री में पूछा जरूर जाता है, कई बार मेंस में भी पूछा गया है, यूपी में तो नहीं लेकिन बाकी जगह पूछा गया है। ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मुस्लिम मोहम्मदन लॉ। ठीक है, कहां कहां पर मोहम्मदन लॉ लागू नहीं होगा। तो इसको जानने के लिए हमको दो जगह से मदद लेनी पड़ेगी। एक तो हम लोग लेंगे सेक्शन 2 धारा 2 संपत्ति अंतरण अधिनियम से, और दूसरा हम लोग लेंगे सेक्शन 129। यही दो सेक्शन हमारी मदद करेंगे इस चीज को जानने के लिए कि टीपीए के ऊपर मोहम्मदन लॉ प्रिवेल करता है या नहीं करता है। तो अगर आप सेक्शन 2 को पढ़िए तो वहां पे आप देखेंगे कि नथिंग इन चैप्टर 2 जो लिखा है वो क्या लिखा है, कोई भी चीज जो कि अध्याय 2 में दी गई है, चैप्टर 2 शैल अफेक्ट एनी रूल ऑफ मोहम्मदन लॉ, शैल अफेक्ट एनी रूल ऑफ मोहम्मदन लॉ। मतलब क्या कि चैप्टर 2 अध्याय 2 में जो कुछ भी दिया गया है वो मोहम्मदन लॉ के ऊपर लागू नहीं होता है। तो एक बात याद रखिएगा, पूरा टीपीए की बात नहीं कर रहा है, केवल किसकी बात कर रहा है, चैप्टर 2।
और अगर आपको मैंने जो टीपीए की इंडेक्सिंग करवाई थी वो याद अगर होगी तो चैप्टर 2 मैंने पूरे टीपीए को 2 पार्ट में बांटा था। एक था जनरल प्रिंसिपल्स या जनरल रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित सामान्य नियम, और दूसरा मैंने स्पेसिफिक ट्रांसफर ये बताया था आपको। तो जो चैप्टर 2 है इसको मैंने फर्दर जो डिवाइड किया था चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 सेक्शन 5 से लगा के सेक्शन 53A तक है, सेक्शन 5 टू सेक्शन 53A। तो यहां पे आप लोग बिल्कुल क्लियरली जान लीजिए कि नथिंग इन चैप्टर 2 अगर लिखा है यानी कि ये केवल सेक्शन 5 और 53A तक की बात कर रहा है, यानी कि मोहम्मदन लॉ पे कौन सा पोर्शन लागू नहीं होगा, चैप्टर 2 का सेक्शन 5 टू सेक्शन 53A केवल। ठीक, तो पहली चीज तो ये हो गई, क्योंकि सेल वगैरह पे तो लागू होगा ही होगा ना। उसके बाद आइए सेक्शन 129 पे। सेक्शन 129 अगर आपको स्पेसिफिक ट्रांसफर याद है और आपने सेक्शंस उसमें पुट किए होंगे तो आपने देखा होगा, पहला हो गया सेल, फिर हो गया मॉर्टगेज, विक्रय, बंधक, उसके बाद तीसरा हो गया लीज, किराया, एक्सचेंज, चौथा हो गया पांचवा हो गया गिफ्ट, और लास्ट हो गया एक्शनेबल क्लेम। तो यहां पे हमने जो सेक्शंस लगाए थे अगर आपको याद हो तो सेक्शन 54 से 57, ठीक है, 58 से लगा के सेक्शन 58 से 60, 54, 58, 59 से लगा करके उस वक्त का पूरा देख लीजिए। सेक्शन 106 लीज, सेक्शन 104 लीज हो गया, सेक्शन 105 से लगा के सेक्शन 117 तक, एक्सचेंज हो गया 118 से लगा के 121 तक, गिफ्ट हो गया 122 से 130 तक और 129 तक, और उसके बाद 130 से एक्शनेबल क्लेम 137 तक, ये पूरा था। तो अब देखिए जब यहाँ पे सेक्शन 129 हमने बोला है तो आपके दिमाग में सीधे स्ट्राइक हो जाना चाहिए कहां की बात हो रही है, कहां पे बैठेगा, ये बैठेगा गिफ्ट के पोर्शन, यानी कि दान की बात कर रहा है। तो दान में अगर आप सेक्शन 129 और हमने जो देखा था चैप्टर 2 ये है, चैप्टर 3 सेल है, चैप्टर 4 मॉर्गेज है, चैप्टर 5 लीज है, चैप्टर 6 एक्सचेंज है, चैप्टर 7 गिफ्ट है, चैप्टर 7। तो अगर आप सेक्शन 29 को देखेंगे तो सेक्शन 29 में यही लिखा हुआ है कि नथिंग इन चैप्टर 7, यानी कि चैप्टर 7 में दान के विषय में जो कुछ भी कहा गया है, नथिंग इन चैप्टर 7 shall affect any rule of Mohammedan law, shall affect any rule of Mohammedan law। तो ये 129 में कहा गया। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी मोहम्मदन लॉ की कहां पर है, एक तो चैप्टर 2 में, दूसरा चैप्टर 7 पे, जहां पर टीपीए लागू नहीं होगा, मोहम्मदन लॉ प्रिवेल कर जाएगा। क्योंकि यहां पे आप देखिए मोहम्मदन लॉ में हिबा दिया गया है, हिबा जो है उसमें मोहम्मदन लॉ में पाया जाता है। तो ऐसे में हिबा प्रिवेल करेगा दान के ऊपर, यानी कि गिफ्ट के ऊपर। तो यहां पे गिफ्ट इज नॉट रेगुलेटेड बाय टीपीए, ठीक है, वहां पे हिबा जो है वो लागू होगा। तो इस तरीके से चैप्टर 2 और चैप्टर 7 ये दो चैप्टर्स हमने देख लिए जहां पर की नॉन एप्लीकेबिलिटी होगी टीपीए की मुस्लिम लॉ के अगेंस्ट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे आज का जो अगला टॉपिक है वो सेकंड है कि सेक्शन 4 में देखिए दिया गया है टीपीए को किस किस एक्ट का पार्ट माना जाएगा, किस किस एक्ट के साथ में पढ़ा जाएगा। तो सेक्शन 4 एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि वो पूरे एक्ट को ही बता रहा है कि उस एक्ट को किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। तो अगर आप देखिए सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 क्या बताता है, सेक्शन 4 बता रहा है रिलेशन ऑफ टीपीए,
संपत्ति अंतरण अधिनियम का रिलेशन किसके साथ में? एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में, यानी कि संविदा अधिनियम के साथ, और साथ ही साथ किसके साथ में? रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ, रजिस्ट्रेशन, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, इन दो के साथ में ये डील कर रहा है सेक्शन 4। अब देखिए सेक्शन 4 अगर आप पढ़ेंगे, अपना बेरेट खोल के आप पढ़ लीजिए, तो वहां पे दिया हुआ है कि ऑल द इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सभी प्रावधान जो कि संविदा से संबंधित हैं, वो किसके भाग माने जाएंगे? संविदा एक्ट के, संविदा अधिनियम के ही भाग माने जाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि एवरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हैज अ कॉन्ट्रैक्ट बिहाइंड, हर संपत्ति अंतरण के पीछे एक संविदा होती है, यानी कि जो टीपीए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम, शैल बी रिलेटेड टू, शैल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट शैल बी टेकन एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहली चीज तो ये हो गई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के संबंध में कि चूंकि सारे ट्रांसफर्स के पीछे संविदा है, इसलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शैल बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 4 दो ही चीज की बात कर रहा है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट और दूसरा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिखा है टीपीए शैल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, संविदा अधिनियम, ये बात हमने अभी देख ली। दूसरा क्या कहा जाएगा कि टीपीए शैल ऑल्सो बी रेड सप्लीमेंटल टू रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब ये किस बारे में बात करता है? रजिस्ट्रीकरण अधिनियम किस बारे में बात करता है? जो जहां पे आपका रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है। अब यहां पे आप देखिए 4 सेक्शंस दिए गए हैं, जो सप्लीमेंटल दिया गया उसमें 4 सेक्शंस केवल दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? एक तो सेक्शन 54 का पैरा 2 एंड 3, दूसरा दिया गया है धारा 59, और तीसरा दिया गया है धारा 107, और चौथा है धारा 123। अब इसके कहने का तात्पर्य है क्या? तो इसको आप ऐसे समझिए कि क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम संपत्ति के अंतरण से संबंधित है। अब संपत्ति का अंतरण अगर हो रहा है, चाहे वो विक्रय के साथ में, इफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज बीइंग डन थ्रू सेल, थ्रू मॉर्गेज, या फिर बंधक के रूप में, या फिर लीज के रूप में, या फिर एक्सचेंज, गिफ्ट, किसी भी प्रकार से संपत्ति का अगर अंतरण हो रहा है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है या नहीं? प्रश्न तो यही उठता है। यह प्रश्न आपके मेंस में कई बार पूछा गया है, प्री में रेगुलरली आपके पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए। अब अगर सेक्शन 4 को का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो क्लॉज 1 तो हमने देख लिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेट कर रहा है, दूसरा पार्ट जो रजिस्ट्रेशन एक्ट से रिलेट कर रहा है, तो इस चीज को समझने के लिए हमको पहले सेक्शन 9 पे जाना पड़ेगा, धारा 9 पे जाना पड़ेगा। धारा 9 किसकी बात कर रहा है? ओरल ट्रांसफर, यानी मौखिक अंतरण की बात कर रहा है, और उसमें यह बता रहा है कि मौखिक अंतरण कब किया जा सकता है। तो उसमें कह रहा है कि जो ट्रांसफर हैं वो मौखिक किए जा सकते हैं जहां पर वो कानून उसकी जरूरत नहीं समझ रहा है रजिस्ट्रीकरण की, वेयर द रजिस्ट्रेशन इज नॉट पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड बाय लॉ, द ट्रांसफर्स कैन बी मेड ओरली। अब देखिए इतना बोल करके इसने छोड़ दिया कि कब ओरल ट्रांसफर हो सकता है। अब इसके आगे तो हमको खोजना है कि कब ओरल ट्रांसफर हो सकता है। तो इसको देखने के लिए अब आते हैं हम लोग इसी पार्ट पे, पार्ट 2 पे। इन दोनों को क्लब करके हमको एक साथ, देखिए एक्ट्स को कनेक्ट करना, मैंने जो आईपीसी की क्लासेस हैं उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मैं फिर डाल दूंगा, आप मेरे को फॉलो करके उन क्लासेस को देख सकते हैं। अभी मैं पूरे आईपीसी को कनेक्ट कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीआरपीसी के साथ में, साथ ही साथ एविडेंस एक्ट के साथ में, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में
कहां कहां से प्रोविजंस कौन कौन से अटैच हो रहे हैं, ये सब जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब आप इतने फ्रेम पे लेकर के चलते हैं तो लॉ पूरे जीवन भर आपको याद रहता है, वरना रटते हैं भूल जाते हैं, रटते हैं भूल जाते हैं। कब तक ये सिलसिला चलेगा? ये सिलसिला खत्म करना है। अगर आप मुझसे जुड़े हैं, लॉ को ऐसे जान लीजिए कि आप मतलब बिल्कुल एकदम, कहा जाता है कि आई नो द लॉ लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। किसी भी तरीके से मुझे लॉ को आप पूछ लीजिए, मैं कहीं से भी आपको वो जो सिरा है उसका पकड़ा सकता हूं। तो यहां पे देखिए ओरल ट्रांसफर। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल कितने प्रकार के ट्रांसफर जो डील कर रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेल हो गया, मॉर्गेज हो गया, ठीक है, लीज हो गया, एक्सचेंज हो गया, गिफ्ट हो गया और एक्शनेबल क्लेम हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। अब देखिए अगर हम लोग सेक्शंस पुट करते हैं तो हम लोगों ने यहां पे जो सेक्शंस पुट किए थे वो यही थे 54 टू 58, फिर 57, यहां पे 58 टू सेक्शन 104, लीज में 105 टू सेक्शन 117, एक्सचेंज में सेक्शन 118 से सेक्शन 121, गिफ्ट में सेक्शन 122 से 129 और एक्शनेबल क्लेम में सेक्शन 130 से 137। अब देखिए ये इतने प्रकार के स्पेसिफिक ट्रांसफर्स हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील कर रहा है। अब यहां पे अगर आप सेक्शंस लगाते जाइए, देखिए जो सेक्शन 4 के क्लॉज 2 में दिया है कि रजिस्ट्रेशन कहां पे सप्लीमेंटल समझा जाएगा संपत्ति अंतरण अधिनियम को। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं कि व्हेन रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, कब रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है, कब रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है, यानी कि when registration is essential, mandatory, registration is essential। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा आपके प्रीवियस एग्जाम्स में और रेगुलरली पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो कब कब आवश्यक है, इसको देखने के लिए इन्हीं सब सेक्शंस को आपको कनेक्ट करना है। तो पहली चीज तो सेक्शन 9 में हमको मिला कि ओरल ट्रांसफर हो सकता है। ये चीज हमारी मिथ्या जो थी कि ओरल ट्रांसफर नहीं हो सकता है अंतरण, तो वो हट गई क्योंकि सेक्शन 9 अप्रूव कर रहा है। केवल क्या बोल रहा है, जहां पे कानून के द्वारा रिक्वायर्ड हो कि वो रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है वहां पर तो नहीं, लेकिन बाकी जगह हो सकता है। अब हमको खोजना पड़ेगा कि कानून में कहां कहां पे रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है। तो अब ऐसे में हम लोग इन सारे जो ट्रांसफर्स हैं उनको इंडिविजुअली लेंगे। तो पहले हम लोग लेते हैं सेल। सेल में आप देखिए सेक्शन 54 के पैरा 2 और पैरा 3 को आप अगर पढ़ेंगे, पैरा 2 एंड पैरा 3 को, तो आपके सामने जो चीज निकल कर आएगी, अब यहां पे देखिए सारे आप सेक्शंस लगा लीजिए। 59 यानी कि मॉर्गेज की बात कर रहा है, सेक्शन 107 यानी कि लीज में आ रहा है, लीज में कब रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है, और 123 बात कर रहा है गिफ्ट की। एक्सचेंज और एक्शनेबल क्लेम पे नहीं दिया गया है, क्यों नहीं दिया गया है वो अभी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहां पे पैरा 2 एंड 3 यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे पहली चीज ये बोल रहा है कि अगर संपत्ति की कीमत 100 रुपए से कम है, 100 रुपीज लेस देन 100 रुपीज, अगर 100 रुपए से कम है तो वहां पर क्या है, ओरल ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि रिटन ट्रांसफर रजिस्ट्रीकरण आवश्यक मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप करवा भी सकते हैं लेकिन ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं कि आप रजिस्ट्रीकरण करवाइए। और साथ ही साथ लिखा हुआ है कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सेल, अगर संपत्ति की विक्रय का मूल्य 100 रुपया या ज्यादा है और हायर, तो ऐसे में क्या है, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, क्या है, मैंडेटरी, आज्ञापक है। और यहां पे 100 रुपए से अगर कम वैल्यू है तो क्या है, ऑप्शनल है, यानी कि वैकल्पिक है, विकल्प पर है आपके कि आप करवाना चाहें तो करवा दें, ना करवाना चाहें तो ना करवाएं। अब देखिए टीपीए, क्योंकि ये एक्ट हम लोगों ने अपने जो एकेडमी अनअकेडमी वाली क्लास है उसमें पूरा इसका डिस्कशन किया है, ये एक्ट भी जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है।
यहां पे स्टेट ऑफ यूपी ने अमेंडमेंट किया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, कोई भी वैल्यू, यानी कि धारा 54 का पैरा 2 पैरा 3 नॉन एप्लीकेबल है यूपी में, क्योंकि स्टेट ऑफ यूपी ने क्या किया है कि किसी भी संपत्ति की वैल्यू कुछ भी होगी, उसका रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। कुछ भी अगर विक्रय हो रहा है, कोई भी उसकी वैल्यू 100 रुपए वाली बाध्यता खत्म, अगर उसका सेल हो रहा है, विक्रय हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन क्या है, इज मैंडेटरी। तो अगर यूपी में पूछा जाता है आपके पास यही प्रश्न, तो आपका जवाब क्या होगा, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इन द केस ऑफ सेल। ये 1976 का एक अमेंडमेंट हुआ है जो स्टेट ऑफ यूपी ने किया है। अब देखिए, सेल के बाद में नेक्स्ट आता है मॉर्गेज। मॉर्गेज में क्या बोल रहा है, मॉर्गेज में जो बोल रहा है वो दो पार्ट पे डिवाइड कर रहा है। क्या बोल रहा है कि मॉर्गेज में, अब इन द केस ऑफ मॉर्गेज, सेक्शन 59 आप देख सकते हैं, सेक्शन 59 अगर आप पढ़ लीजिए तो सेक्शन 59 में मिलेगा आपको। तो मॉर्गेज में किस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसका रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है या नहीं, प्रिंसिपल मनी पे, यानी कि मूलधन पे, प्रिंसिपल मनी यानी मूलधन। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक यहां पे मॉर्गेज में आपको बंधक में एक तो मूलधन मिलेगा प्रिंसिपल मनी, दूसरा मिलेगा मॉर्गेज मनी। मॉर्गेज मनी आपको कतई भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग है। प्रिंसिपल मनी आधार होगा रजिस्ट्रेशन देखने के लिए, और मॉर्गेज मनी आधार होगा जो आपको पे करेंगे, जो आपको देना है, और आप वापस अपना सामान जो आपने गिरवी रखा है, जो बंधक रखा है, वो वापस ले सकते हैं। अब ये मॉर्गेज मनी क्या है, इसको ऐसे समझ लीजिए, प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट, जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है, जो भी चार्जेस उस पर लगा है, उसको मिला के मॉर्गेज मनी। तो आप अपना बंधक वापस कब ले सकते हैं, जब जो है आपका प्रिंसिपल मनी ड्यू हो गया हो, शोध्य हो गया हो। कौन सा, मूलधन जब आपका शोध्य हो गया हो तो आप वापस ले सकते हैं। लेकिन वापस लेने के लिए आपको देना क्या होगा, आपको मॉर्गेज मनी, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मॉर्गेज मनी, आपको बंधक धन देना होगा। मूलधन से केवल आपका वापस नहीं मिलेगा। तो मूलधन प्रिंसिपल मनी के आधार पर यहां पे तय होता है कि रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है अथवा नहीं। तो यहां पे दो चीजें वही है, अगर 100 रुपए से कम है, लेस देन 100 रुपीज, तो रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नॉट कंपल्सरी। और अगर 100 रुपीज और अबव है या उससे अधिक है, क्या, प्रिंसिपल मनी, जो आपने बंधक धन लिया है, जो सॉरी आपने मूलधन लिया है, वो अगर 100 रुपए से अधिक, 100 रुपया 100 रुपए से अधिक है, तो फिर ये क्या है, तब ये मैंडेटरी है, आज्ञापक है कि उसका रजिस्ट्रीकरण करवाया जाए। तो ये हो गया। और यहां पे दो चीजें और, अगर आप सेक्शन 59 में पढ़ेंगे तो दो चीजें और दी गई है। पहली चीज ये कि हमको मालूम है जो बंधक है वो 6 प्रकार का होता है, हम आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ाएंगे हम आगे वहां तक पहुंचेंगे तो आपको हम बताएंगे कि मॉर्गेज में बी ऑफ 6 काइंड्स, सिंपल मॉर्गेज, कंडीशनल मॉर्गेज, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एंड एनामोलस मॉर्गेज। टोटल इतने प्रकार का मॉर्गेज होता है। अब हिंदी में बोलेंगे तो टाइम लगेगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, वो जब मॉर्गेज पढ़ाएंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों कर देंगे। तो अब ऐसे में यहाँ पे जो सिंपल मॉर्गेज है, सिंपल मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, यानी कि विलोखों के देने से जो मॉर्गेज होता है, वो जो है यहां पर पहली चीज, सिंपल मॉर्गेज में कोई भी, चाहे 100 रुपया हो चाहे 100 रुपए से अधिक हो, यहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड में रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। यहां पे इसलिए नहीं रिक्वायर्ड है क्योंकि जो टाइटल डीड है, आप मकान लेते हैं जब बैंक से, तो बैंक में अपनी टाइटल डीड सबमिट कर देते हैं, तो वही आपकी सिक्योरिटी हो जाती है, तो वही आपकी सिक्योरिटी हो जाती है। इसलिए डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड में रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। तो
हम लोगों का वीडियो बढ़ रहा है, इसलिए आज मैं यहीं तक करता हूं इसको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, आप लोग तब तक चाहिएगा तो देख भी लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीज में कब रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है, एक्सचेंज में कब आवश्यक है, गिफ्ट में कब आवश्यक है, और एक्शनेबल क्लेम में कब रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है, इस पोर्शन को हम लोग देखेंगे। बेयर एक्ट लेकर के आप हमेशा रहिएगा मेरे साथ में, मेरी क्लास में का अगर आप पूरा फुल आप उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो पूरा लाभ लेना है तो बेयर एक्ट लेकर के। बाकी फॉलो करते रहिए, सारे टिप्स मैं देता जा रहा हूं। अनअकैडमी पर आप मेरी फ्री क्लासेस ले सकते हैं, आपको आईपीसी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर पढ़ने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं जो वीडियो डालता हूं तो वन साइडेड होता है, मैं केवल आपको अपनी चीज बता करके छोड़ देता हूं। तो वहां पर आप क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं और आराम से समझ भी सकते हैं। टाइमिंग भी हमारे पास काफी रहती है, 1 घंटे की मेरी क्लास रहती है। यहाँ पर हमको टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है, मैं चाहता हूं कि 25 से 30 मिनट के अधिक वीडियो आप लोगों का ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोगों की मुलाकात होती है, यहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।